हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है ये। इसमें हम अध्याय 11 को देखेंगे, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे प्री के। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे ताकि एनसीईआरटी को दोबारा हम लोगों को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ते हुए समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा है। तो ये बस वही टॉपिक है कि पिछले अध्याय में हमने क्या क्या देखा था, तो वही सारे टॉपिक हैं, तो इसको बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। सीधा हम यहाँ आते हैं, राष्ट्रवाद का उदय। और आपको पता है कि अगर आप लोगों ने साक्षी गर्ग का एस्से का कॉपी देखा होगा, निबंध का, तो उसमें राष्ट्रवाद को लेकर के एक एस्से पूछा गया था। उन्होंने एस्से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है और अगर आप लोगों ने देखा होगा उनकी कॉपी को और पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे, कहाँ मेंस के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ एससी के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ प्री के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम साइड में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और आप लोग भी इस चीज़ को नोट डाउन करते रहिएगा ताकि बार बार आप लोगों को एनसीईआरटी खोलनी ना पड़े, वरना ऐसे एनसीईआरटी करते करते आपका साल निकल जाएगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, साइड में रख लीजिए ताकि बार बार आपको एनसीईआरटी के पर अपना टाइम बर्बाद ना करना पड़े। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर दिया है कि उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता। तो आप लोगों ने घटना चक्र की वीडियो अगर देखी होगी अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर भी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस शब्द का मतलब समझा है। ये जनता शब्द का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी वही है, बस अभी तक जो ये इतना जो पैराग्राफ है वो क्या कहना चाह रहा है, बस यही कह रहा है कि विविधता में एकता, ठीक है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। यानी इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कोई भी भाषा बोलने वाले हों या किसी भी जेंडर के हों, उन सब का इन सारे संसाधनों पर, संसाधन मतलब आप ये जो झील है, सड़क है, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो इन सारे संसाधनों पर, जल के स्रोत हैं, इन पर सबका अधिकार है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी ये जब की बात कर रहा है जब यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था, तो इसमें यही बात कहा गया है कि जब तक इन लोगों का शासन यहाँ पर रहा तब तक भारत भारतीयों का रहा ही नहीं, ठीक है। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, ठीक है। यानी सार्वजनिक का मतलब आप समझ, सभी लोगों का जिस पर अधिकार हो, ठीक है, जो सबके लिए हो, उसी को कहते हैं सार्वजनिक। सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का, यानी सभी लोगों का। हालांकि
इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस बात के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। ठीक है, संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। देखिए कितना बढ़िया, मतलब यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना हम लोग के कीवर्ड्स कहाँ से मिलता है, तो यही कीवर्ड्स है, संप्रभुता। ठीक है, अब ये अगर आप संप्रभुता लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप इतनी बड़ी लाइन को आप एक शब्द में कह दिए, संप्रभुता। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, यानी बाह्य संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश बाह्य और आंतरिक रूप से, पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा सर के द्वारा आपने, आंतरिक रूप से किसी भी मामले पर फैसला लेने हेतु यानी लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसी को कहते हैं संप्रभुता। अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो किसी का भी आंतरिक और बाह्य रूप से दबाव नहीं। ठीक है, ये अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग अपना फैसला ले सकता है, वही होता है संप्रभुता। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश भारत के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब देखिए ये सारी चीज़ें ना मेंस की है, जैसे कि 2020 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे मेंस GS 1 का, तो वो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन ये था कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द का था ये। ठीक है, 10 नंबर का, और ये पूछा गया था 2020 में। तो आप बताइए, यहाँ पर तो दिया है लॉर्ड कर्जन, और अगर यहीं पर आपका दे दे कि लीटन, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हर बार तो कर्जन से पूछेगा नहीं। ठीक है, हर बार तो लीटन से ही पूछेगा। तो यहाँ पर उसकी मतलब ये लॉर्ड कर्जन ने जो नीतियाँ बनाई थी वो राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा, आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा तो अगर हम देखें तो भारत विभाजन इसी के कारण हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं नींव यही तैयार की थी, सांप्रदायिकता बढ़ी। ठीक है, और आज भी ये जैसे कंक्लूजन अगर आप देंगे तो आज भी ये वर्तमान में प्रासंगिक है। सांप्रदायिकता हो ही रही हैं। ठीक है, हिंसाएं बढ़ी रही हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको फॉर्मेटिंग करके आंसर दे दिया जाएगा। अभी 19 तक 2013 से लेकर के 2019 तक सर के द्वारा GS 1 और GS 2 का जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, और 20 से लेकर के 22 तक का भी हम लोग करवा देंगे। हालांकि 22 का तो डिस्कस हो चुका है पेपर। ठीक है, तो बच रहा है हमारा 20, लेकिन फिर भी जो 22 है तो उसको भी दोबारा से PDF फॉर्म में बना करके आपको दे दिया जाएगा। बच क्या रहा है आपका 20, 21 और 22, 3 साल के पेपर आपको और मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इन जब छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ही जा करके एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है, अब ये देखिए, अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रटना है 1878 में आर्म्स एक्ट आया, नहीं। यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि 1878 में जब ये आर्म्स एक्ट आया था तो क्यों आया था।
भाई अंग्रेजों द्वारा ये लाया गया था, तो क्यों लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जो लाया गया था, ये लाया गया था लिटन के द्वारा। इस टाइम पे लिटन था, ठीक है, लिटन के द्वारा लाया गया था। और लिटन के द्वारा ही क्या लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था 1882 में, 1882 में। तो ध्यान देंगे, ये जो लिटन था, लिटन ने लाया था, इसको कहते हैं, अगर ये आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट है ये, ठीक है, ये अगर आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट 1878, 78 ही है ना, 78। और इसी को हम कहते हैं, इसी को एक नाम से और जानते हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है। ये जो भारतीय शस्त्र अधिनियम था, इसमें था क्या कि ये ना बहुत दिमाग लगा करके इस चीज़ को किया था, हिंसा को रोकने के लिए। इसने क्या कर दिया था कि इस एक्ट में कहा गया था कि किसी भी भारतीयों के लिए सिर्फ किया था ये, किसी भी भारतीय, ध्यान देंगे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि ये जो आर्म्स एक्ट था या भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 था, ये सभी के लिए, ऐसे कर देगा, सभी के लिए। तो ये सभी के लिए नहीं था, ये किसी भी ओनली भारतीयों के लिए था। तो देखिए आगे कह रहा है, इसमें क्या कह रहा था कि ये जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, वो बिना लाइसेंस शस्त्र या कह सकते हैं हथियार को ना रख सकते हैं और ना व्यापार कर सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया, तो क्या होगा, तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो यहाँ जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए था, सभी के लिए नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं था, केवल भारतीय नागरिकों के लिए था, ब्रिटिशों के लिए नहीं था। वो चाहे हथियार को व्यापार करवा सकते थे, व्यापार कर सकते थे, हथियार रख सकते थे, बिना लाइसेंस के भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भारतीय बिना लाइसेंस के ना तो हथियार रख सकते थे और ना ही हथियार का व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आर्म्स एक्ट। फिर आगे कह रहा है कि उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। अच्छा, 78 में किया गया था, ठीक है, मैं यहाँ पर 82 लिख दी हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो 81, यहाँ पर या तो 81 दे या 82 दे, 1881 दे या 82 दे। तो इसमें क्या हुआ था कि ये है ना, ये कहा गया, हाँ, वर्नाक्यूलर है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा हटाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, वो लाया था लिटन, लेकिन हटाया कौन था, तो हटाया था किसने, तो रिपन ने। आया कब था, ध्यान देंगे, आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, और हटा कब था, 1881 या 82 में, ठीक है। कह रहा है कि ये जो एक्ट पारित किया गया था, इससे क्या था कि सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, यानी जो न्यूज़पेपर में, जिस भी समाचार पत्र में सरकार से संबंधित कोई खबर छपती थी जो उसके लिए आलोचना का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मार्ग तैयार करे, तो उस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। वही बात यहाँ पर कह रहा है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके।
ठीक है। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1883 में इल्बर्ट बिल को भारतीयों द्वारा लागू करवाने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या हुआ कि इसमें क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो जो ब्रिटिश थे या यूरोपीय जो व्यक्ति थे उन पर मुकदमा यहीं पर चला सकते थे। लेकिन ये बात इन लोगों को मतलब नागवार लगी। ये जो थे ब्रिटिश जो थे नागवार गुजरी। उन्होंने क्या किया कि सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो करते करते ये किसी को भी अपने मुकदमे के दायरे में ले सकते हैं। तो इससे इनको लगा कि मतलब हम कहीं ना कहीं इनके अधीन होते चले जाएंगे। तो इन्होंने विरोध कर दिया और हुआ क्या कि ये बिल इन्होंने पारित होने ही नहीं दिया। तो फिर भारतीयों को इस बात का मतलब आभास हो गया कि जो अंग्रेज़ हैं वो एक मतलब कह सकते हैं कि इनके हित में कभी काम नहीं कर सकते, ना ही इनके साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इनके ऊपर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित हो सके। ठीक है। और ये जो इल्बर्ट बिल था ये किसके शासनकाल में कह सकते हैं कि वो किया गया था, लाया गया था? तो ये लाया गया था रिपन के काल में। ठीक है, रिपन के काल में ये लाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके काल में ये लाया गया था। यहाँ पर लिटन दे देगा लेकिन ये लिटन नहीं है, ये रिपन है। अच्छा, ये जो दिया है वही संप्रभु का मतलब क्या होता है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। बाहरी, आंतरिक भी ले लीजिएगा, यहाँ पर आंतरिक भी होगा। बाह्य या आंतरिक रूप से मतलब बिना किसी हस्तक्षेप के वो अपने जो भी मामले हैं उनसे संबंधित समझौते कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में वो नहीं है। आगे देखते हैं। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर हुम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो यहाँ से जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि 1885 में आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो 1885 में क्या क्या हुआ था ये ध्यान देंगे आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है। और इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे ये भी आपसे पूछ लेगा। तो इसमें जो थे 72 प्रतिनिधि शामिल थे। 72 प्रतिनिधि शामिल। थे। ठीक है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। 1985 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें से 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और इसके जो संस्थापक वो थे A.O. ह्यूम, ये है ना, ये थे। तो ये ध्यान देंगे। इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है और यही सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर दी गई हैं ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है। बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट और नहीं है। प्रचारक का मतलब क्या होता है? ये दादा भाई जो नौरोजी थे ये एक तो व्यवसायी थे और एक प्रचारक थे। प्रचारक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, बस इसका मतलब यही होता है। और आप ध्यान देंगे कि ये जो
जो मैं बताई हूँ ना आपको कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया, किससे संबंधित है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप ये नोट डाउन कर लेंगे कि कर्जन की जो नीति थी, अच्छा नहीं, ये तो मेंस के हिसाब से मैं समझाई हूँ। ये लिटन जो आर्म्स एक्ट लेके आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम, वो क्या था, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है। यही आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे। ये संप्रभुता का मतलब क्या होता है ये भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और ये तो बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और इतने में से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा, अलग से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये देख लेते हैं एक बार, कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं यहाँ से आपको देखना है, बस यहाँ पर ये देखना है आपको कि ये जो इंडियन मिरर था, द इंडियन मिरर, इसके जो संपादक थे, ठीक है, इसके कह सकते हैं संपादक या लेखक, इसके जो संपादक और लेखक जो थे वो थे आपके, एक तो थे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। सबसे पहले संपादक देखते हैं, संपादक थे मनमोहन घोष और रविंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको देखना था, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ये दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है चित्र। यहाँ पर दिया है कि नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी ध्यान देंगे। ये भी पूछा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है या किसने लिखी है इस पुस्तक को, तो वो लिखे हैं दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। अब आगे देखते हैं, उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और भारत में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो अभी तक आपने देखा कि इस चैप्टर का नाम क्या था, तो राष्ट्रवाद का उदय, टॉपिक था राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो ये सारे कारण थे। ये सारे कारण आप एक एक चीज़ आप देख सकते हैं, मतलब पूरा ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसीलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। तो देख रहे हैं कि इनका मतलब कोई भी चीज़ करने का एक रीज़न होता था उसके पीछे, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को ऐसे इंक्लूड करके पढ़ते हुए चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि भारत में ज़्यादातर भारतीयों को नौकरी क्यों नहीं दी जाती थी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जो धन संपत्ति है उस पर से कुछ का अधिकार भारतीयों का भी हो जाए, कुछ पे भारतीय भी अपना अधिकार कर ले, तो जिससे वो अपना सोना चांदी मतलब
वहाँ भेजते थे बाहर, वो कम हो जाएगा। तो यही कारण था कि भारतीयों को ज़्यादातर ये नौकरी में नहीं रखते थे। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यानी जो आज हमें बोलने की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में ये चीज़ पहले नहीं थी। ठीक है, इस चीज़ के लोग देख रहे हैं कितना संघर्ष करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। ठीक है, तो निरस्त का मतलब क्या होता है कि किसी कानून को समाप्त करना, ये तो आप सभी जानते होंगे। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाएं, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है कि मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का यह मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है, बस ये कांग्रेस का कार्य ही बता रहे हैं उसने क्या क्या किया, क्या क्या मांगे रखते थे, क्या करते थे वो लोग, किसके तौर, किस संस्था के तौर, मतलब किन किन समुदायों के लोगों को ध्यान में रख करके ये चर्चाएं करते थे, वही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है आपका। सोने की चाह, ये देखते हैं। डिंसा वाचा नामक एक मध्य मार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। छोड़िए, कुछ भी नहीं है ये भी कुछ नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ आते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? ठीक है, 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। इसका मतलब इनका कहने ये नरमपंथी थे। कौन? तो जो कांग्रेस में थे, बदरुद्दीन तैयब जी, नौरोजी वगैरह। यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये नरमपंथियों की आलोचना थी कि कहते थे ये गरमपंथी थे। कौन गरमपंथी थे? तो बाल लाल पाल, कहते ना, ट्रिक है ये, बाल लाल और पाल, ये ट्रिक है किसका? गरमपंथियों का। तो ध्यान देंगे, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सब नरमपंथी थे। ये तीनों लोग थे वो थे गरमपंथी। तो ये गरमपंथी जो थे वो नरमपंथियों की आलोचना ये करते थे कि किसी भी मांग को मनवाने के लिए ये लोग सरकार से निवेदन करते थे। ठीक है, निवेदन करते थे कि मान लीजिए सरकार, इस तरीके से। ठीक है, और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यही कथन कई बार पूछता है बीपीएससी में, साफ यहीं से पूछा है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बीपीएससी में कोटेशन से एक आंसर तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा हुआ है, जैसे कि इस बार ही पूछा हुआ था
कि जो भारत का विभाजन हुआ था वो हमारे ऊपर वज्र के प्रहार की तरह टूटकर गिरा। ये कथन किसका था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, उन्होंने कहा था। तो इस बार ये पूछा था, उससे 2-3 साल पहले ये पूछा था, और क्या भरोसा, रिपीट तो होता ही है, तो फिर यही पूछ ले। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आगे है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन हमने समझा, जो 2020 में जो पूछा है कि कर्जन की नीतियों का दूरगामी प्रभाव, तो देख रहे हैं कि कहाँ से ये, मतलब यहाँ से इसका नींव पड़ा था। इसने विभाजन करवाया था बंगाल का, और यहीं से यही विभाजन जो था आगे जा कर के भारत के विभाजन के रूप में हमारे सामने उभरा था। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ये 18 में पूछा है कि बंगाल का विभाजन किसने करवाया था। ये 18 का है, 19 का है, 19 का है। बीपीएससी का क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में यही पूछा है। ठीक है, तो बिहार कह रहा है कि उस वक्त जो था वो बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? आप देखिए ये चाल क्या चल रहे हैं कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए करवाना चाहते हैं कि वहाँ पर प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना है। ठीक है, लेकिन इनकी मंशाएं तो कुछ और थी। तो ये कह रहा है आगे कि आखिर ये प्रशासन सुविधा था क्या, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम को मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है, बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो किसके बाद से हुआ था ये? तो बंगाल विभाजन के बाद से ही स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऊपर एक चीज़ और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ से देखिए, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा ये 3-4 बिल हैं। जैसे कि आर्म्स एक्ट कब आया? कब आया था? 1878 में। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में, ये भी आया। समाप्त कब हुआ? तो 1881 में हुआ था। किसने किया था? तो रिपन ने किया था, रिपन ने। और लगाया किसने था? तो लगाया था लिटन ने। और फिर ये हो गया इल्बर्ट बिल। ये कब आया था? ये आया था, कब आया था? 1883 में। और यहाँ से सीधे आपको पूछ लेगा 1905 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन। तो क्या आपसे क्रम पूछ ले यहाँ से? क्या क्रम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है? 3 तो एक ही साथ मिल रहे हैं, एक को अलग से ला करके डाल देगा। तो देखिए आपके क्रमानुसार पूछ लेगा कि क्रमानुसार लगाइए। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बंगाल विभाजन हुआ, फिर स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, अब ये चीज़ शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे कि वंदे मातरम आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? किस आंदोलन को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है,
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। अब इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़े ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था आपका 1906 में। तो अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ यहाँ पर मिल गई। एक तो बंगाल विभाजन, कब? 1905। मुस्लिम लीग का गठन, कब? 1906। स्वदेशी आंदोलन आपने देखा बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन, सॉरी यहाँ पर छोड़ दी मैं, स्वदेशी आंदोलन, फिर मुस्लिम लीग का गठन और उसके बाद से सूरत विभाजन। तो क्या ये चारों मिल नहीं रहे हैं? मिल रहे हैं ना? तो इसे भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी में कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का विभाजन का समर्थन नहीं किया था, लेकिन ये गलत है क्योंकि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब सांप्रदायिकता को बढ़ावा कब दिया गया था, अभी उसको भी हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। इसका मतलब ये होता है कि अलग से निर्वाचित व्यवस्था, यानी जो मुसलमान समुदाय के लोग होंगे और जो मुसलमान प्रतिनिधि होगा वो केवल मुसलमान प्रतिनिधि को मुसलमान लोग ही वोट देंगे। इसी को कहते हैं अलग निर्वाचन की व्यवस्था। जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर, देखिए मुस्लिम मतदाता ही इसमें केवल चुनाव कर सकते थे, गैर मुसलमान इसको नहीं चुन सकते थे। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। ठीक है। और कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ देखने को मिलती हैं, तो ये वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी है। ठीक है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, इसका प्रभाव आज भी है। दूरगामी प्रभाव में इसको हम देख सकते हैं कि आज भी है, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर आज भी चुनाव को कहते हैं कि राजनीति को वोट बैंक का यूज किया जा रहा है धर्म को। ठीक है। तो ये वर्तमान में भी ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादक में निकलने वाली मराठी अखबार केसरी। ध्यान देंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है आपका। सबसे पहले तो ये ध्यान देंगे आप कि ये जो केसरी था इसके संपादक कौन थे? तो वो थे तिलक। ठीक है। और ये किस भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में था। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। इतना ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में। केसरी की भाषा को चेंज कर दिया है, वहाँ पर अंग्रेजी कर दिया है, अंग्रेजी। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी नहीं है, मराठी है। ठीक है। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। 1907 में क्यों टूट गई? 1907 में क्या हुआ? सूरत विभाजन। ठीक है। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं। संगठन ये जो था ना, ये सूरत विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि ये गरम दल और नरम दल, ठीक है, इन 2 उसमें विभाजित हो गया था। ये 2 भागों में, गरम दल और नरम दल, इन 2 भागों में विभाजित हो गया था। और ये जो नरम दल वाले थे ये मानते थे कि अपने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए बल जरूरी नहीं है, बल सही नहीं है,
और उग्रवादी कहते थे, जो कि गरन दल के लोग थे जैसे बाल लाल पाल, ये कहते थे कि नहीं, बल का प्रयोग करो। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर के इनमें सहमति नहीं हो पाई, इन्हीं बातों को लेकर के, और ये दो भागों में विभाजित हो गए। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्ग के धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, यहाँ से आप ध्यान देंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एक तरीके से कह सकते हैं समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था कि ये दोनों अब मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक तो है क्रांतिकारी हिंसा और एक है परिषद। तो क्रांतिकारी हिंसा तो आप जानते होंगे, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना, इसी को कहते हैं क्रांतिकारी हिंसा। इसके तो गांधी जी बिल्कुल खिलाफ थे। और परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था होती है परिषद। यहाँ देखते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ, कारण देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया, यानी कह सकते हैं मुद्रास्फीति, जैसे कि कोविड-19 के दौरान हुआ था, और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। तो अगर सर के द्वारा अभी जो 2-3 दिन पहले पढ़ाया गया है मुद्रास्फीति, उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो व्यापारी वर्ग को कैसे लाभ हुआ, ठीक है, आम जनता की ज़िंदगी जीना कैसे मुश्किल हुई, और आपूर्ति, मांग, ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब एक एक शब्द को इतने अच्छे तरीके से डिफाइन करके बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है कि अगर वो चीज़ आप वहाँ पढ़े होते ना तो यहाँ आपको पढ़ने में मज़ा आ जाता सुन के। मतलब ये पैराग्राफ टोटल वही है। कैसे होता है अगर मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में ऐसा तो है ही नहीं कि खर्च नहीं आएंगे, खर्च तो बहुत आएंगे सेना को लेकर के। खर्च हुआ, ठीक है, अब युद्ध हो रहा है तो ज़्यादा लोग युद्ध में लगे हुए हैं, डिमांड यहाँ पर क्या करते हैं, उत्पादन वगैरह सब कम है, एक तो व्यापार वगैरह सब बंद है, तो इससे क्या होगा कि आपूर्ति में कमी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा और सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैनिक जो हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा है उनके लिए भी तो भाई सामग्री चाहिए ना खाने पीने के लिए, तो सामान वहाँ जा रहा है, व्यापार बंद है क्योंकि युद्ध की स्थिति चल रही है, व्यापार बंद है, उत्पादन हो नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सामान क्या होगा, आपूर्ति जो है वस्तुओं की वो कम होगी लोगों के बीच। और जब मार्केट में ही जब सामान कम आएगा तो, और मांगने वाले बहुत हैं, सामान कम है, तो ये लोग क्या करेंगे, जो व्यवसायी होंगे वो मुनाफा इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सामानें होंगी उनका कीमत बढ़ा देंगे। और जब कीमत बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि जो चीज़ 10 रुपये किलो मिल रहा था प्याज, वो प्याज हो गया 90 रुपये किलो। तो जिनके पास पैसा है वो तो कर लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है, जो आम जनता है बेचारी कहाँ से खरीदेगी। अभी तो हमारे इंडिया में अगर लहसुन ज़्यादा महंगा होता तो लोग लहसुन खाना ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्याज डाल के खा लेंगे, ठीक है। तो भला वो 90 रुपये कैसे 90 रुपये किलो प्याज कैसे खरीदेंगे। अब जो अमीर होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से खरीद सकते हैं, आम जनता इससे प्रभावित होगी। तो फिर जो व्यवसायी वर्ग होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाएगा सामानों का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि समोसा का मांग हो रहा है,
तो ये कहेगा कि भाई समोसा और बनाओ, समोसा और बनवाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, ठीक है, आय बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में है, कैसे इसका चक्र चलता रहता है। यहाँ पर बस मैं आपको ये समझा रही थी कि कैसे यहाँ पर व्यवसायी वर्ग को फ़ायदा होगा और कैसे आम जनता इससे प्रभावित होगी। तो आम जनता इससे प्रभावित इसलिए होगी कि जो सामान 10 रुपये किलो था वो सामान 90 रुपये किलो हो गया। उतना इनकम इनके पास है नहीं, तो इसलिए वो खरीदेंगे नहीं। और बाकी जो व्यवसायी है भाई, जिनके पास पैसा है वो तो मांग करेंगे ही करेंगे। तो व्यवसायी लोग चाहेंगे कि और उत्पादन करें, ठीक है, और इससे ये उत्पादन करेंगे और इससे ज़्यादा लाभ कमाएंगे। बस यही सिंपल सा यहाँ पर वो था इसका जो सर्किल है, चक्र है जो, और इस चक्र को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो सरकार क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ें आपको इकोनॉमी के लेक्चर में बता दिया गया है। तो वहाँ आप जाकर के उस वीडियो को अगर देख लेंगे ना तो इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पर है, हो गया ये। तो इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे कि जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। तो वही बात है जो मैं आपको बता रही थी कि युद्ध की स्थिति में भला बाहर से सामान कैसे आएगी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए एक और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों से युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। तो देख रहे हैं कि जिनको जबरन लेकर गए थे ये लोग युद्ध लड़वाने के लिए, या जो सिपाही थे पहले से युद्ध लड़ रहे थे, वो वहाँ पर स्त्री को देखकर सब कुछ भली भांति समझ गए हैं कि यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं ना, ये हमारे हित के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने औपनिवेशिक शासन के लिए आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका हित हो। तो फिर जब ये लोग समझ गए हैं कि ये औपनिवेशिक शासन के उद्देश्य से आए हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, अब इसमें सिपाही वर्ग भी शामिल हो गया। तो ऊपर यही बात कह रहा था कि इसमें विद्यार्थी, सिपाही, महिलाएं, पुरुष, ये सारे वर्ग के लोग, किसान, वो सब शामिल हो गए थे। किसान क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि एक तो उत्पादन हो नहीं रहा था, युद्ध में खर्च ज़्यादा हो रहे थे, और उस खर्च को मेंटेन करने के लिए ये ज़्यादा ज़्यादा वस्तुओं पर कर लगाते थे, ठीक है। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। तो रूस में क्रांति कब हुई थी? ध्यान देंगे, 1917 में हुई थी। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। अब आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का आगमन 9 जनवरी को हुआ था, और इसी 9 जनवरी को हम मनाते हैं क्या? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस, ठीक है। ये प्रवासी दिवस कब था? कल ही था, कल ही 9 तारीख था, आज 10 तारीख है, ठीक है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन भारत लौटे थे। कह रहा है इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जनसेना के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1935 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी को लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है प्रवासी दिवस। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ से के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालातों को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में हुआ। तो ये देखिए कई बार पूछा हुआ है कि गांधी जी के आंदोलनों में क्रम क्या था? क्रम पूछा है आपसे, देख लें। चंपारण है, फिर क्या है आपका? खेड़ा है, फिर आपका क्या है? अहमदाबाद है, और एक और कर लीजिएगा, ये हो गया आपका, कर लीजिएगा आप लोग रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट,
ये है इनके आंदोलनों का क्रम, ठीक है। एक बार इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इसमें डाउट रहती हूँ, ठीक है। ये जो चंपारण है, एक बार इसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से चंपारण होगा पहले, चंपारण, फिर होगा अहमदाबाद, क्योंकि एक ट्रिक है ऐसे करके केक करके है, तो इसके हिसाब से अहमदाबाद, फिर आपका आ गया खेड़ा, और फिर आ गया आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। तो ये सही है, मे भी शायद, ठीक है। केक करके है वो ट्रिक, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही है, बिल्कुल दिमाग से निकल गया है, कोशिश कर रही बट याद नहीं आ रहा है। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये गलत लग रहा है मुझे, जबकि यहाँ पर ऐसे टाइप में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का भी गलत नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको कर लेंगे, ठीक है। ये डाउट है, आप देख लेंगे एक बार, इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। नेट स्लो चल रहा है मेरा, नहीं तो मैं ही कर देती, सर्च नहीं हो पा रहा है। तो इसको एक बार आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसको बता दूंगी आपको। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब ये देखते हैं 1919 और 22 के बीच में क्या क्या आंदोलन है, उनको देखेंगे। ये देखिए रॉलेट एक्ट वही है। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी कब बताया, तो ध्यान देंगे, शैतान की करतूत या निरंकुशवादी या काला कानून, ये सब किसको कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को ही कहते हैं। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं, ठीक है। तो उन्होंने, इनका प्लान तो ये था कि 6 अप्रैल को हम लोग अहिंसक विरोध करेंगे और अपमान वो की, ये जो कानून है यह भारतीयों के अपमान का है, इसके लिए हम याचना करेंगे और इस दिवस के रूप में हम हड़ताल करेंगे। इनका प्लान ये था। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो ध्यान देंगे, पहला अखिल भारतीय संघर्ष क्या कौन था, तो वो था रॉलेट एक्ट, ठीक है। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। तो आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई थी, वो तो आप सभी को पता ही, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। ध्यान देंगे डेट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये। अच्छा, यहाँ पर दिया भी है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा हुआ है ये स्टेट पीसीएसओ के एग्जामों में, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो यहाँ उसमें महात्मा गांधी का ऑप्शन आता ही आता है। तो ध्यान देंगे किसने त्यागा था, नाइटहुड की उपाधि जो त्यागी थी वो त्यागे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये त्यागी गई थी। और गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, तो ये भी ध्यान देंगे कि गांधी जी जो थे, गांधी जी द्वारा कौन सी उपाधि त्यागी गई थी, वो त्यागी गई थी कैसरे हिंद की, कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी गई थी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइटहुड पूछे अगर, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और कैसरे हिंद पूछे तो ये थे गांधी जी। इन दोनों को अच्छे से आपको याद कर लेना है।
नाइटहुड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तित्व सफलताओं का जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी, ये नाइटहुड की उपाधि। और ये वही स्थान है जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई थी। तो ये सब छोड़ दीजिए, अब सीधा यहाँ पर आते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों, अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। यानी गांधी जी का हमेशा यही रहता था कि सब मिलजुल करके काम करें। अब आ गया आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खलीफा क्या होते थे कि ये मुसलमानों के कह सकते हैं कि नेता होते थे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक है, 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सिराज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो ध्यान देंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन ने अपनी वकीलों की वकालत छोड़ दी थी। वो थे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास भी थे, राजगोपालाचारी भी थे और आसफ अली भी थे। तो ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कि 2 लोगों का नाम दे देगा और बोल देगा बस यही लोग छोड़ दे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर 3-4 लोग थे। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? तो 1920-21 में हुआ था, ये ध्यान देंगे। ठीक है, 1920 से 1921 दे ध्यान देंगे। असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में आपका शुरू हुआ था। आगे देखते हैं हम लोगों की पहलकदमी। लोगों की पहलकदमी, कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान पर अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर विचार करें। यहाँ कुछ भी नहीं है आपका। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश, तो ये देखिए एग्जाम्पल हैं, ये सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, कि गांधी जी के आह्वान का जो तरीका था, गांधी जी का अहिंसक आह्वान का, तो इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। तो ये आप बता सकते हैं कि खेड़ा के जो गुजरात में पाटीदार किसान थे, उन्होंने बिल्कुल गांधी जी के कहे अनुसार ही अभियान चलाया था। ठीक है, कहीं चलाया कहीं नहीं चलाया, तो देखेंगे उसको भी। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसीलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी की एक आवाज़ पर
मतलब कहाँ कहाँ के लोग खड़े हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पर घेराबंदी आप सभी को पता होगा क्या होता है, विरोध प्रदर्शन होता है और कुछ नहीं होता। सिंध जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज के जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण का जगह गांधी राज या यशगान किया जाने लगा था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसीलिए गांधी जी बिना एक हथियार उठाए, इनकी आवाज़ इनकी हथियार थी कि किस तरीके से इन्हें कोने कोने के लोगों को भी प्रभावित कर दिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं महंत का मतलब क्या है। सिख गुरुद्वारा के धार्मिक कर्ता धर्ता महंत होते थे और गैर कानूनी बेदखली यानी पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, ये होता था गैर कानूनी बेदखली। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी की जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये कृष्ण के सारथी के रूप में कि ये सारथी हैं, कृष्ण की जगह इनको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये सारे राष्ट्रवादी नेता हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी थीं जिनका ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रवादी नेता हैं। ठीक है, ये भी ये आप देख ही सकते हैं। लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस, सबको ले लिया गया इसमें। काफ़ी अच्छे तरीके से चित्र बनाया गया है। जनता के महात्मा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीनन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने, ये सब छोड़िए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ आते हैं। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी, अच्छा ये रिपोर्ट है, छोड़ दीजिए इसको भी, कुछ भी नहीं है। यहाँ आते हैं 1922 और 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, तो ये आप सभी को पता है। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उन्हें जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी में हुआ था 1922 में। अभी ये MP में पूछा है 2021 के एग्जाम में कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 में। ये पूछा था, PYQ है MP PCS का। ठीक है, ये कब हुआ था आप डेट याद रखेंगे। ये इतना ही पूछा है फरवरी, और स्टेट PCS से ज़्यादा नहीं है कि आपसे पूरा डेट पूछ ले। जैसे कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, दिसंबर में हुई थी कि नवंबर में हुई थी कि कब हुई थी, ये भी PSC पूछा है। और ठीक उसी के एक साल पीछे ये पूछा था 21-22 में ये पूछा गया था फरवरी में। ये शायद 22 में ही पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ 21 में है कि 22 में, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि ये पूछा है और इन्हीं 2 सालों में कहीं ना कहीं किसी में पूछा है, तो ये ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। परिषद क्या होती थी, अभी हमने ऊपर देख लिया।
20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू हुए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। तो ध्यान देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में, और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कब शुरू हुआ था, 1922, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर भी आपको बना ही देता है, मतलब आपको ये दे देगा कि हाँ क्रम बताइए। ये पीसीएस में ही पूछा हुआ, देख लीजिएगा उठा के पेपर, पीसीएस में ही है ये क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से अपने विचारों छोड़ दे, कुछ भी नहीं है ये भी छोड़ दीजिए। ये साइमन गोबैक वो आया था साइमन कमीशन के विरोध में, क्योंकि साइमन कमीशन गोबैक का नारा क्यों दिया गया, ये काला झंडा है तो पूछ लेता है, ये काला झंडा का इसमें प्रयोग किया गया था साइमन गोबैक का नारा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसमें जितने भी सदस्य शामिल थे उनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ये गोरे लोगों का ही समुदाय था। इनमें जितने भी शामिल थे वो गोरे लोग ही थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था, साइमन गोबैक का नारा दिया गया था। यहाँ पर दिया कि साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शकों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ। तो वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान देंगे कि साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन आया था आपका 1927 में। तो यहाँ पर 20 में आपका डाल भी देगा। इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले आपका क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ही आपका हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब, तो 1927। ये भी आप ध्यान देंगे। ये छोड़िए, ये क्या है, बस इतना यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये यहाँ क्या है, इस दशक के आखिर में, यानी कि इस दशक की बात कर रहा है ये, तो 20वें दशक की बात कर रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1919 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। 1919 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, ये था लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था ये, ठीक है। और इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। इसी आपसे देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा कब रखी गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और यही वजह है कि हम 26 जनवरी को, अभी जो 26 जनवरी आने वाला है, इस दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान देंगे, ठीक है। पहली बार ये 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाया गया था। और इसी पल को याद करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। तो ध्यान देंगे, इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है, भगत सिंह का नारा है, आप सभी को पता है।
और बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। ये भी ये जो कोटेशन है किसका है, ये है, इतना भी आपको दे देगा यहाँ पर। ये भी किसका है, तो भगत सिंह का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। भगत सिंह और उनके साथियों से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों के से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ध्यान देंगे यहाँ पर यह आपको ध्यान देना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह किए थे। और कब किए थे, तो ये किए थे 1928 में। और कहाँ किए थे, तो दिल्ली में किए थे। HSR के यानी ये HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। यानी सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स की हत्या तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने। और ये सैंडर्स पर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला कौन था, तो ये सैंडर्स नामक पुलिस अफसर ही था। पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ये आप सभी को पता है। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का भी जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि 23 साल की उम्र में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इन्होंने जो केंद्रीय विधान परिषद उसमें बम कब फेंका था, तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये डेट पूछ लिया जाता है, तो डेट ध्यान देंगे। 8 अप्रैल को इन्होंने असेंबली में बम को फेंका था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आ गया दांडी मार्च, हमेशा पूछते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं दांडी मार्च के बारे में। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो ध्यान देंगे कि यदि आपसे पूछा जाए कि एक सॉलिड कारण बताइए कि गांधी जी ने नमक को ही पूर्ण स्वराज के तौर पर क्यों चुना, तो आप बता सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कि नमक क्या है। तो ये नमक जो है कि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है, और इस बुनियादी हिस्से पर जो कि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है और इस पर टैक्स लगाना, ये कहाँ के मतलब वो है, न्याय है। और ये घर घर का हिस्सा है, आम जनता जैसे लोग भी इसको यूज करते हैं। नमक मतलब एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता, और उस पर आप लोग टैक्स लगा रहे हो। तो सिर्फ आप इतना ही बोलेंगे कि उस टाइम पे इसलिए चुना गया था क्योंकि नमक जो है वो आम जनता हो या कोई भी हो, हर किसी की भोजन का एक बुनियादी हिस्सा माना जाता है। इसलिए गांधी जी ने इसको आंदोलन सभी ने अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज के रूप में हिस्सा बनाया था। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया, और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं। देखिए अमीरों के घर का भी भोजन के यहाँ पर 2 कारण, मतलब कितना सॉलिड दिया है यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन, मतलब कितना शानदार बन रहा है यहाँ पर। एक तो ये अमीरी गरीबी में कभी भेदभाव नमक में हुआ है क्या? नमक तो भाई एक जैसा ही होता है, सब अपने खाने में डालते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के ना तो अमीरों में कोई भेदभाव था कि नमक तो हमारे यहाँ का हिस्सा है ही नहीं, तो हम क्यों जाएं आंदोलन में, और ना ही गरीबों में था कि केवल अमीर खाते तो हम क्यों जाएं, ठीक है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए, और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यहाँ पर दिया है चित्र 12। यहाँ पर दिया कि महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी यात्रा, सॉरी दांडी मार्च में कह रही हूँ, मार्च भी कह सकते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 6 अप्रैल 1930 को।
तो ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पर दिया है कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक, ये देखिए आप, यहाँ पर साबरमती से इन्होंने यात्रा अपनी स्टार्ट की थी और 240 किलोमीटर तक इन्होंने यात्रा तय की थी पैदल चल करके। और ये दोनों ही क्वेश्चन कहाँ हैं, बीपीएससी उठा करके देख लीजिए आप लोग। ये भी पूछ लिया, ये भी कि कितने लोग शामिल थे उनके अनुयायियों में, तो ध्यान देंगे 240। ठीक है, तो यही कह रहा है कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ये हो गया आपका। बाप रे, अभी कितना लंबा चैप्टर है ये। चलिए फटाफट निकालते हैं इसको भी, यही सबसे बड़ा चैप्टर था। अब यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई। तो आप यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं कि महिलाओं की क्या भागीदारी रही, महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई, वह सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुईं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों में बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई, अब यहाँ पर देखिएगा, कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सज़ा दी गई। मतलब देखिए 16 साल, मतलब देख सकते हैं इस टाइम में हम कहते हैं अरे हमारा तो भाई बच्चा है ये 16 साल का, और उस टाइम पे देख रहे हैं लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलनों में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। अब देखिए मतलब कितना मतलब बड़ी बात हो गई यहाँ पर कि गांधी जी खुद ही महिलाओं के उसमें नहीं थे कि महिलाएं इसमें आकर के हिस्सेदारी ले, इसके समर्थन में वो नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल करना। तो देखिए 2 फैक्ट, अगर यहाँ से एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके कहने पर महिलाओं को गांधी जी ने आंदोलन में शामिल किया, तो देख सकते हैं आप सरोजनी नायडू, इनके कहने पर ही गांधी जी ने महिलाओं को आंदोलन में शामिल किया। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह सकते वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि यहाँ से अगर उठ जाए क्वेश्चन तो दूर दूर तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गांधी जी भी मतलब महिलाओं की हिस्सेदारी से को लेकर के समर्थन में नहीं थे। देख सकते नहीं थे। यही आपका यूपीएससी बना देगा कि आंदोलनों में महात्मा गांधी महिलाओं को हिस्सेदारी को लेकर के बहुत बड़ा समर्थक थे, लेकिन देख सकते हैं आप समर्थक थे ही नहीं है। ये समर्थन कब बने? सरोजिनी नायडू के कहने पर। और आपसे क्या कर देगा यहाँ पर एनी बेसेंट टोसेंट कुछ भी करके आपका नाम दे देगा, एनी बेसेंट कर देगा, फिर क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया।
हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। देख रहे हैं, मतलब यहाँ भी वो लोग अपने बर्बरता करने में कोई भी कोताही नहीं बरती। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो अब आप सभी को ये पता ही होगा, पॉलिटी में अपने घटना चक्र में पढ़ा ही होगा कि इसमें क्या किया गया था, क्या क्या प्रावधान और किए गए थे, 1937 में क्या हुआ था। ठीक है, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ये ध्यान रखेंगे। कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी ये ध्यान रखेंगे। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो छोड़ दीजिएगा ये सब भी। यहाँ पर है महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, ये देख सकते हैं, ये सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, इनको दिखा रहा है। 1920 के दशक की शुरुआत में से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। तो देख सकते हैं इनकी भागीदारी, सरोजिनी नायडू की भी भागीदारी थी। ठीक है, ये देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ये भी ध्यान देंगे, पहली भारतीय महिला। और कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी एनी बेसेंट ने। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला, तो वो ये थी। और वैसे अगर पूछेगा कि कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। आगे देते हैं। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग, तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने का क्षमता देना ही क्या है, आपका प्रांतीय स्वायत्तता है। यहाँ पर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1982। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यही मिल गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में हुआ था। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। ये आप देख सकते हैं। ऐसे कितने बर्बरता करते थे, देखिए कैसे मारते थे। ये देखिए कितने लाठी उठी टूट जाते थे। ये देखिए कैसे पड़े हुए हैं ये देखिए, ये देखिए। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते रहें। तो करो या मरो का नारा किसने दिया, ये दिया था गांधी जी ने। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ ये स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और
हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। यानी कहना ये चाह रहा है ये कि यहाँ पर 1940 में जब मुस्लिम लीग ने यहाँ पर अपने राज्य की मांग की थी, आप सभी को पता है कि एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से जो पाकिस्तान की मांग है, जो मुस्लिम लीग की मांगे थी, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। और ये लोग 1940 में जब 1930 में ये धारणा बना करके बैठ गए थे कि यहाँ पर कह रहे हैं ना कि 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी कि मुसलमान लोग का अलग राष्ट्र है, हिंदुओं का अलग राष्ट्र है। और जब 40 में ये बात इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दिया कि हाँ ये अलग राष्ट्र है, तो इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हैं ये। ठीक है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, तो ध्यान देंगे ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है। अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था गांधी जी को? तो ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस ही। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों को नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था इन्होंने? तो सिंगापुर में किया था। ध्यान देंगे। ठीक है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण शुरू किया, नहीं प्रयास किया। ठीक है। आक्रमण का प्रयास किया। यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। तो कुछ नहीं, बस इतना ही आपका ध्यान रखना कि यह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और सिंगापुर में 1944 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का विरोध किया। छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अल हिलाल जो पत्रिका है वो मौलाना आज़ाद की ही है। ठीक है। गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ये भी छोड़ दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। इतना ध्यान रखिएगा कि 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था, शायद कराची ही हुआ था। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, रुक जाइए। यही है शायद। ठीक है, हाँ सही है, ये कराची अधिवेशन ही है। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बस इतना ध्यान रखेंगे इनके बारे में। आगे है महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के लिए सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ से। अब यहाँ देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर दिया है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। चित्र दिया है, कुछ भी नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इस चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी।
लोग लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है ये। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबद्ध करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक ने शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किसकी बात कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध की। अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग में बातचीत शुरू कर दी। यह है वार्ता असफल रही, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। सीधे यहाँ आते हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुधारने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भेजा। तो ये भी कुछ भी नहीं है आपका, यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। ठीक है, इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी से तुलना की जाती है। ठीक है, और ये पश्तूनी नेताओं से संबंधित थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे किस नेताओं से संबंधित थे, किस समुदाय थे, तो पश्तून समुदाय से थे ये। ठीक है, पश्तून, इतना ही, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दिया कि गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार ही थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था, इसीलिए इनको कहते हैं सीमांत गांधी। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये और ये। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांगे मंगवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। तो ध्यान देंगे, 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए ये आंदोलन करवाई थी। ठीक है, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिनों तक चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया। एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। देख सकते हैं, मतलब ये देखिए, ये लोग अपने राजनीतिक हित के बारे में ये देखिए क्या किए थे। आज ना जिंदा है ना कुछ भी, बस एक आतंकवादी देश बना करके, मतलब ये देख सकते हैं आप, चला गया। और ये देखिए इस टाइम पे जिन्ना लोग कितने परेशान हुए थे। अभी यूएनओ के द्वारा एक वो भी स्टेटमेंट भी दिया गया है, आतंकवादियों का देश घोषित किया गया है पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण। तो अन्यत्र हमारे लिए खैर इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। और बाकी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी हमारा बस अब लास्ट चैप्टर बचा है, वो है
स्वतंत्रता के बाद अध्याय 12, इसे भी हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से आपके इतने क्वेश्चन आएंगे एग्जामों में कि आप पूछिए मत। बहुत लंबा चैप्टर था लेकिन बहुत काम का चैप्टर था, इसलिए आप इसको पढ़ते जाइए और आराम से अपना नोट डाउन करते जाइए ताकि बार बार आपको एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे और इसे पूरा करने के बाद से आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी, ठीक है। ये भी तो है बड़ा ही, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी कुछ इसमें भी समझने वाली चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन, मतलब कितनी भीड़ देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाद में हम देखेंगे इसको। तो अभी के लिए इतना ही, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।